प्यारे बच्चों, 9th का हम जीव विज्ञान का अध्ययन आज करेंगे। इसमें जो आपका पहला अध्याय है कोशिका जीवन की इकाई, जो आपके सिलेबस में पहला अध्याय आता है उसका नाम कोशिका जीवन की इकाई। इसमें आपको अध्ययन का क्या करना है इसके बारे में आप सुनेंगे। इसमें पढ़ना है कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं के प्रकार और कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ना है, जिससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोशिका के बारे में, यानी कोशिका क्या है, व्हाट इज ए सेल। जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्मॉल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, यानी कोशिका से छोटा जीवन में, जीव की संरचना में कोई दूसरा भाग नहीं होता है। कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है और कोशिका से ही संसार के सभी जीवधारियों का शरीर बना हुआ है, चाहे वह छोटा जीव हो अन्यथा वह बड़ा जीव हो। कोई भी जीव हो, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के ही बना हुआ है। इसीलिए इसकी परिभाषा देते समय हम कहते हैं जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी इससे ज़्यादा सूक्ष्म कुछ नहीं है। ये प्राइमरी है, यानी प्राथमिक है, सबसे पहला है और यहीं से जीवन का आरंभ हुआ है। यानी कोशिका क्या है तो आप बताएंगे जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई ही कोशिका है। जैसे अब इसको उदाहरण के रूप में देखें, इस संसार के चाहे एक कोशिकीय जीव हों, एक कोशिकीय मतलब वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से निर्मित होता है, अन्यथा इस संसार के बहुकोशिकीय जीव हों, बहुकोशिकीय का तात्पर्य जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सभी में कोशिका ही मुख्य रूप से निर्माण के लिए उत्तरदायी है, यानी कोशिका ही जीवन का प्रारंभ है और कोशिका से ही जीवन की उत्पत्ति है। किसी भी जीव का शरीर निर्मित कोशिका से ही हुआ है। बस इतना अंतर है कि जैसे जीवों की रचना और उनके आकृति के हिसाब से अंतर है। जैसे अगर जीव छोटा है, जैसे सूक्ष्मदर्शी है जिसे हम नंगी आंख से देख ही नहीं सकते, जिसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होगा, क्योंकि एक कोशिका को हम कभी नंगी आंख से नहीं देख सकते। जब भी हम एक कोशिका को देखना चाहेंगे तो उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही हाल है, जैसे अगर कोई दीवार है और दीवार का निर्माण ईंट से होता है, उसमें अनेक ईंट जुड़ी हैं तब जा कर के दीवार का निर्माण हुआ है, और उसी प्रकार से शरीर में अनेक कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं तब जा कर के शरीर का निर्माण हुआ है। अब इसमें फर्क इतना ही है कि दीवार अगर ऐसी हो जो केवल एक ईंट से बड़ी हो तो जाहिर सी बात है वो देखने में छोटी होगी और उसे स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर दीवार ऐसी हो जो अनेक ईंटों से बनी हो तो उसे आसानी से देखा जा सकेगा। वही हाल हमारे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का भी है। अगर जीव एक कोशिकीय है, एक कोशिका से बना है, तो वह अत्यंत सूक्ष्म होगा, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकेंगे। परंतु अगर जीव अनेक कोशिकाओं से निर्मित है, अनेक कोशिकाओं से बना है, तो वह उसका आकृति एवं आकार बड़ा होगा और उसे हम नग्न आँखों से भी देख सकेंगे, क्योंकि एक कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसे हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते। और अनेक कोशिकाओं का जब मेल हो जाता है, यानी जीव बहुकोशिकीय रूप में आ जाता है, तब हम बड़े आराम से उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसका आकार बढ़ जाता है। इस प्रकार से कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक कोशिकीय जीव और दो कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव बड़े जीव जैसे हम लोग हैं, मनुष्य, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हाथी, चींटी, सब जिनको हम देख सकते हैं बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर जिसे बोलते हैं। और एक कोशिकीय जिसे हम नहीं देख सकते, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं।
चलिए हम कोशिका के अब डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, यानी कोशिका की खोज की बात कर लेते हैं। कोशिका को देखा कैसे गया, कोशिका को खोजा कहाँ गया? तो कोशिका को सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और किसमें खोजा था? मधुमक्खी के छत्ते में सबसे पहले कोशिका को इसने देखा था। मधुमक्खी के छत्ते में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और इसने अपने ही द्वारा बनाए गए एक लकड़ी के सूक्ष्मदर्शी से इसने कोशिका को देखा था। उसके बाद इसने और जीवों में देखना शुरू किया। इसके बाद कोशिका के बारे में धीरे धीरे पता चलता चला गया। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका। आपके मन में प्रश्न आएगा कि वह कौन सी कोशिका जो सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास 320 mm के करीब होता है और इसका वजन भी 3 से 6 किलो तक हो जाता है। और सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ। पीपीएलओ का प्लूरो ऑर्गेनिज्म। और इसमें माइकोप्लाज्मा इतना सूक्ष्म जीव है कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जब संसार में कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई तो इसी की हुई। हालांकि इस बारे में भ्रम भी है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका का दर्जा प्राप्त है इसे, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार। देखिए कोशिकाओं के उनकी उत्पत्ति और संरचना के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर बांटने का आधार क्या लिया गया है? उसकी संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना अगर हम देखेंगे तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यदि केंद्रक पाया जाता है तो केंद्रक कला का अभाव होता है। कोशिकाओं में एक अंग होता है जिसका नाम होता है केंद्रक, और केंद्रक ही कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और उसके बारे में अभी हम जब कोशिकाओं में उपस्थित अंगों के बारे में चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्रक के आधार पर ही कोशिकाओं का बंटवारा किया गया है। और केंद्रक क्या है? कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। तो केंद्रक कला जिनमें अनुपस्थित होती है, यूँ आप कह लीजिए, वह कोशिका जिसमें केंद्रक विकसित रूप में नहीं पाया जाता है, उस कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्योंकि इन कोशिकाओं का जो अगर केंद्रक जो होता है उसके चारों ओर कला जो होती है, केंद्रक कला जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो नहीं पाई जाती है। ऐसा होता है केंद्रक, एक बार देखेंगे यहाँ ऐसा गोल केंद्रक होता है और इसके चारों ओर यही केंद्रक कला पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है उसमें यही केंद्रक कला का अभाव होता है, यानी यही केंद्रक कला उसमें नहीं पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वह केंद्रक कला युक्त होता है, यानी पूरी तरीके से सुविकसित होता है। अब यहाँ पर हम अगर इसकी परिभाषा बतानी हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन इसका जानना हो, पहचान, तो हम यही बोलेंगे सीधे कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, या वह कोशिका जिनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं अल्प विकसित केंद्रक वाला। यानी वह कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है उस कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके उदाहरण है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये सब क्या हैं? ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए जीव हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अल्प विकसित केंद्रक होता है। अल्प विकसित केंद्रक हम कहेंगे किसे? वह केंद्रक जिसमें केंद्रक कला नहीं होती है, यानी उसके चारों ओर का कवर नहीं होता है।
अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। वह कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, यानी केंद्रक पूरी तरीके से पाया जाता है, यानी इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। और पूर्ण विकसित केंद्रक किसे कहेंगे। वह केंद्रक जिसके चारों ओर पूरा केंद्रक कला उपस्थित हो। अब देखिए, तो यूकैरियोटिक कोशिका अगर बतानी हो तो हम बताएंगे वह कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जबकि वह कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उम्मीद है अब आपको आ गया होगा। अब उदाहरण इसके हम देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, यानी इन सभी जीवों में जो केंद्रक होता है वह अल्प विकसित होता है और यानी कि उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उसके बाद हम यूकैरियोटिक का उदाहरण देखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या हैं, यूकैरियोटिक। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, बंदर, जितने हैं सब हैं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब तक हमने संरचना के आधार पर कोशिकाओं की बात की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब हम थोड़ी सी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस संसार में जो जीवधारी हैं, यानी सजीवों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पादप हैं और एक जंतु हैं। इसके अलावा और तीसरा कोई नहीं है, पादप और जंतु। इसमें पौधों में भी कोशिकाएं होती हैं और जंतुओं में भी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, इसीलिए इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। नाम से ही स्पष्ट है, जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जंतु कोशिका कहते हैं, यानी वे कोशिकाएं जिनसे जंतुओं का शरीर बनता है जंतु कोशिकाएं कहलाती हैं, और वे कोशिकाएं जिनसे पौधों का शरीर बनता है पादप कोशिकाएं कहलाती हैं। कभी भी जंतु कोशिकाओं से पौधा नहीं बनेगा और पादप कोशिकाओं से कभी भी जंतु नहीं बनेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अब हम देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। वह कौन सा ऐसा अंतर है जिसके आधार पर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका को दो अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। देखिए, जंतु कोशिकाओं में जब आप देखेंगे तो इन कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ये रही अगर जंतु कोशिका, तो इसके जो चारों ओर है ये आवरण देख रहे हैं आप, ये चारों ओर का जो आवरण है यह है, इसमें कोशिका झिल्ली होगी। यानी जंतु कोशिकाओं के चारों ओर आवरण के रूप में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि पादप कोशिकाओं के चारों ओर आवरण के रूप में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखिए, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं कोशिका झिल्ली को। जंतुओं की कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल पाई जाती है। और इसी आधार पे जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से इन कोशिकाओं में फर्क क्या पड़ता है। सबसे प्रमुख तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, इसीलिए जंतुओं की कोशिकाएं लचीली होती हैं। जंतुओं की कोशिकाएं लचीली होती हैं और पौधों में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है,
यानी इसीलिए पादप कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। और जबकि ये जंतुओं की कोशिकाएं लचीली होने के कारण जंतुओं के अंग लचीले होते हैं, और पौधों में कोशिका भित्ति होने के कारण पौधों के जो है अंग हार्ड होते हैं, यानी कठोर होते हैं। जैसे आप पौधे के तने को देखिए, वो हार्ड होता है, जड़ को देखिए, वो हार्ड होता है। इसी प्रकार से क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। दूसरा तो बहुत सारे अंतर हैं। अब जैसे हम एक एक शुरू करेंगे। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं होता इसमें, हरित लवक इसमें नहीं होता, और इसमें हरित लवक होता है। इसीलिए जंतुओं में हरित लवक ना पाए जाने के कारण ये अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते, और ये दूसरों पर भोजन हेतु निर्भर होते हैं। लेकिन अगर पादप कोशिकाओं की बात करें तो इसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसी कारण से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कर पाते हैं और अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, और इसी कारण से इनका रंग भी हरा होता है। इस बात को आप जानते हैं। 8वीं क्लास में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, और इसके बारे में पूरा विवरण यहाँ पे कोशिका में ही आपको पढ़ाया जाएगा। हरित लवक क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, और उसकी संरचना किस प्रकार से होती